हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि हमारे सिक्स क्लास है और हिस्ट्री हमारा सब्जेक्ट आपका चल रहा है। और उसी में जो है बच्चों, हम लोग, आपको याद होगा कि हम लोग जो आज है वो आपका नया चैप्टर आपका शुरू करने वाले हैं, राज्य, राजा और एक गणराज्य। लेकिन हम लोग इसे शुरू करने से पहले मैं जानना चाहता हूं कि जो हम लोगों ने अभी अपना लेक्चर अंतिम किया है, क्या बताती हैं किताबें और खबरें, उससे संबंधित अगर किसी बच्चे का कोई भी डाउट है किसी प्रकार का भी, तो आप हमसे लाइव जुड़कर आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से, चैट के माध्यम से आप हमसे अपना प्रश्न, अपना डाउट हमसे पूछ सकते हो बच्चों। क्लियर है? कोई भी ऐसा बच्चा जिसका कोई आपका प्रश्न रह गया हो, कोई चीज़ पूछनी हो, रिवीजन कराना है, तो आप पूछ सकते हो। क्लियर है बच्चों? चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब बच्चों ने पूरा लेक्चर को बहुत अच्छे से रिवीजन कर लिया होगा और पढ़ लिया होगा। तो आज जो हमारा अपना आपका लेक्चर है, राज्य, राजा और एक गणराज्य। सबसे पहले हम राज्य शब्द की बात करेंगे कि राज्य है क्या, आप किसको राज्य कहेंगे, कैसा राज्य है और कैसे हम लोग बात करें। ये सब चीज़ें आपको बहुत अच्छे से आपको पता होनी चाहिए और आपको ध्यान होना चाहिए। फिर राजा बात करें कि आपका राजा बनते कैसे हैं और किस गणराज्य की बात करेंगे। ये सब लोग हम चीज़ें अपने चैप्टर के अंदर देखने वाले हैं। आइए, ज़्यादा समय लेते हुए चलते हैं हम सीधा डिजिटल वॉट की तरफ। देखिए, राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। अब देखिए, चुनाव का दिन शंकर जब उठा तो उसने देखा कि उसके नाना नानी वोट गिरने जा रहे हैं। अब कोई आपकी तरह बच्चा है, शंकरन है, वो सुबह उठा, उसने देखा कि उसके नानी क्या कर रहे हैं, आपका वोट गिरने जा रहे हैं। अच्छा, वोट कौन गिर सकता है बच्चों? वोट गिरने का अधिकार 18 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों को है, व्यक्ति को है। अभी आप लोग बच्चे हैं, 10-12 साल के हैं, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग अभी वोट नहीं गिर सकते। ठीक है? अगर देखिए, दरअसल वे अपने शासक को अपने, अब देखिए, दरअसल वे वहाँ चुनाव केंद्र पर सबसे पहले पहुंच जाना चाहते हैं। शंकरन जाना चाहता था कि आखिर वे इतने सुख क्यों हैं, कि उसके नाना नानी ने जल्दी में उसे समझाने की कोशिश की कि आज हम अपने शासक को चुनने जा रहे हैं। किसे चुनने जा रहे हैं? अपने शासक को चुनने जा रहे हैं। यानी कि चुनाव के माध्यम से क्या होता है, शासक यानी कि अपने राजा का चुनाव होता है। क्लियर है? अब कैसा चुनाव होता है? क्या आज के समय में भी आपका शासक चुने जाते हैं? तो नहीं, आज के समय में हम शासक नहीं चुनते। अब हम बात करेंगे कुछ लोग शासक कैसे बने, इसके विषय में हम लोग आपका बात करेंगे। क्लियर है? और आपको पता होना चाहिए कि शासक बनने की क्या स्थिति है, शासक बनने की क्या है आपकी क्या स्थिति। लेकिन उससे पहले आपको पूरा ध्यान होना चाहिए थोड़ा चुनावी प्रक्रिया पर। देखिए, वर्तमान समय को अगर आप देखोगे तो वर्तमान समय में केंद्र और राज्य में आपके शासक नहीं, आपके मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री चुने जाते हैं। केंद्र में प्रधानमंत्री होता है, राज्य में मुख्यमंत्री होता है। जिस तरह से हम लोग क्या करते हैं, हम अपने नेता को चुनते हैं और नेता, बहुत सारे नेता मिलकर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को चुनते हैं। मान लीजिए अगर मुख्यमंत्री का हमको चुनाव करना, तो हम क्या चुनते हैं? एमएलए। क्लियर है? विधानसभा आपके सदस्य चुनते हैं और विधानसभा सदस्य बहुत सारे मिलकर आपके मुख्यमंत्री का चुनाव करते हैं। उसी प्रकार से हम लोग एमएलए को चुनते हैं, मेंबर ऑफ, सुनिए, एमएलए चुनेगा आपके मुख्यमंत्री को, हम चुनते हैं एमपी को, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो जो एमपी होता है, बहुत सारे एमपी मिलकर क्या करते हैं, प्रधानमंत्री का आपका चुनाव करते हैं, प्रधानमंत्री को चुनते हैं। इस प्रकार की हमारे यहाँ व्यवस्था है। क्लियर है? तो हम क्या चुनते हैं? अपना नेता चुनते हैं। ठीक। अब उसकी दादी ने क्या बोल दिया, हम शासक चुनने जा रहे हैं। शासक का मतलब जो हमको नीति बनाएगा, जो हमारी चीजों को आपको क्रियान्वयन करेगा, उसके विषय में। क्लियर है? तो आज हम लोग क्या है, हम प्राचीन समय में क्या चीजें रही हैं, लोग शासक कैसे बनते थे, हम इस विषय को आज हम लोग प्रारंभ करेंगे और देखेंगे कि शासक कैसे बनते हैं। ठीक है बच्चों, शासक कैसे बनते हैं ये आपको ध्यान देना। अब देखिए, लगभग 50 वर्षों से हम अपने शासकों का चुनाव मतदान के जरिए कर रहे हैं। हम कब तक कर रहे हैं कि लगभग हम लोग क्या कर रहे हैं कि 50 से ज़्यादा हो गया अब तो समय, लगभग 70 वर्ष हो गए हैं कि हम क्या कर रहे हैं कि हम लोग अपने जो मतदान है, हम लोग आपका शासक को चुन रहे हैं 70 वर्षों से। लेकिन बहुत पहले लोग शासक कैसे बनते थे, कह रहे कि अगर हम लोग
पुराने जमाने की बात करें, प्राचीन समय में बात करें, तो उस समय शासक कैसे बनते थे? क्या उस समय भी आपकी वोटिंग होती थी, या बच्चों कोई ऐसे ही बन जाया करता था कि आपने किसी राजा को आपका जीत लिया, फिर उसका पुत्र बन गया, फिर उसका पुत्र बन गया? क्या इस प्रकार की कोई आपकी प्रक्रिया थी? आखिर में था क्या? लोग शासक बनते कैसे थे? उसके चुनने की, चुनाव की प्रक्रिया क्या थी, उसको जान रहे थे। अब देखिए, हमने अध्याय 4 में पढ़ा है कि कुछ राजा संभवतः यानी कि जन यानी कि लोगों द्वारा चुने जाते थे। किन द्वारा? लोगों को। बहुत से के राजा किसके चुनते थे आपका बच्चों? आपको ध्यान देना है, लोग चुनते थे। क्या चुनते थे आपका? लोग चुनते थे। परंतु करीब 3000 साल पहले राजा बनने की इस प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन दिखाई दिया। यानी कि जो आपका राजा बनते थे, उन राजाओं के परिवर्तन बनने में कुछ आपका जो हम लोगों क्या दिखाई दिया? हम लोगों को कुछ परिवर्तन। तो उस परिवर्तन को भी हम लोग जानेंगे। अब देखिए, कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों का आयोजन कर राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। यानी कि कुछ लोगों ने राजाओं का मतलब राजा बनने के लिए या आपका प्रतिष्ठित होने के लिए बड़े बड़े यज्ञ करे। क्या करे? बहुत बड़े यज्ञ करे। और क्या हो गए? वो आपका प्रतिष्ठित हो गए, यानी कि फेमस हो गए। ऐसे में हम लोग बात करेंगे अश्वमेध यज्ञ का आयोजन था। और ऐसा ही एक आपका यज्ञ था जिस यज्ञ को हमने बोला अश्वमेध यज्ञ। क्लियर है? तो अब हम ये सीख रहे हैं कि अगर वहां किसी व्यक्ति को आपका राजा बनना है तो उसकी क्या कंडीशन है, क्या स्थिति है, आपको हम लोगों को पता होना चाहिए कि कोई व्यक्ति किस तरह से वो आपका राजा बन सकता है, क्या उसकी प्रक्रिया है, ये सब चीजें। तो देखिए, जो भी हम चैप्टर शुरू करते हैं वो किसी न किसी कहानी के साथ, किसी न किसी चीजों के साथ शुरू करते हैं। आइए बच्चों, हम सब चलते हैं और ध्यान देते हैं कि अश्वमेध की तरफ। अश्वमेध यज्ञ एक ऐसा ही आयोजन था, इसमें आप कह रहे हैं कि जो आपका प्रतिष्ठित आपका होने के लिए ऐसा ही एक यज्ञ कराया जाता था जिसको बोलते थे अश्वमेध यज्ञ। क्या बोलते थे बच्चों? अश्वमेध यज्ञ उसको बोलते थे। क्लियर है? और अश्वमेध यज्ञ क्या करता था कि जो अश्वमेध जो आपका यज्ञ था उसके माध्यम से क्या होता था, इसमें एक घोड़े को राजा के लोगों की देख रेख में स्वतंत्र विचरण करने के लिए छोड़ दिया था। मान लीजिए आपका यह अश्वमेध आपने यज्ञ करा और उस यज्ञ में क्या होता था, एक घोड़े को जो है राजा द्वारा आपका छोड़ दिया जाता था। किसकी? लोगों की देख रेख में। और कह रहे हैं वो स्वतंत्र विचरण करता था, यानी कि जहां तक वो राजा आपका जाएगा, इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने रोक लिया तो अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से आपकी लड़ाई करनी पड़ेगी। और क्या करना पड़ेगा? जो अश्वमेध यज्ञ जिस राजा ने किया है, अगर आपने उस घोड़े को रोक लिया तो ये मान लीजिए आपको क्या करनी पड़ेगी, अब आपको उस राजा से आपकी लड़ाई करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी बच्चों? आपका लड़ाई करनी पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी लड़ाई? ये आपको पता होना चाहिए। लड़ाई तो आपका इसलिए करनी पड़ेगी क्योंकि जो आपका राजा है उसने क्या किया है, अश्वमेध यज्ञ को घोड़े के लिए, जो घोड़ा उसको छोड़ा है, उन्होंने घोड़े को जाने दिया, तो इसका मतलब यह हुआ कि अश्वमेध करने वाले राजा ने उससे ज्यादा शक्तिशाली है। अगर आपने अश्वमेध यज्ञ करने वाले महाराजा का घोड़ा अगर आपने अपने राज्य से यूं ही आपने जाने दिया तो वो राजा क्या हो गया? उससे ऑटोमेटिक शक्तिशाली हो गया। इसके बाद उन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। यह यज्ञ विशिष्ट पुरोहित द्वारा संपन्न किया जाता था। इसके लिए उन्हें उपहारों से सम्मानित किया जाता था। अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा बहुत शक्तिशाली माना जाता था। जो अश्वमेध करने वाला आपका राजा था वो क्या मानते थे उसको? हम लोग आपका बहुत आपका शक्तिशाली मानते थे। क्लियर है? यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा उसके लिए उपहार लाते थे, और जो भी आपके राजा हुआ करते थे जिनको आपका निमंत्रण होता था, वो सब राजा क्या करते थे, वो उनसे आपके मिलने आते थे और सबको उनको परमिशन होता था। अब देखिए बच्चों, सबसे पहले समझिए कि होता क्या था बच्चों, कि अश्वमेध यज्ञ के अंदर क्या था। अगर मैं आपको आम रूप से समझाऊं तो अश्वमेध यज्ञ में देखिए एक राजा था जो बहुत शक्तिशाली था। उसने क्या किया, अपनी वैभवता को और बढ़ाने के लिए उसने अश्वमेध यज्ञ करवाया। अश्वमेध यज्ञ में क्या होता था कि बहुत बड़े पंडित, आपके प्रधान, जो
आपके ब्राह्मण होते थे, साधु संत होते थे, वो क्या करते थे, उस राजा का अश्वमेध यज्ञ करते थे। अश्व माने होता है घोड़ा, क्लियर है। उस यज्ञ को हम क्या करते थे कि उस घोड़े को छोड़ दिया थे और यज्ञ कंटिन्यूअस आपका चलता रहता था। जैसे ही घोड़ा अपने राज्य की सीमा से बाहर निकलता था, दूसरे आपके राजा की सीमा में प्रवेश करता था। अगर मान लीजिए उस राजा ने उस घोड़े को नहीं रोका, तो यह समझा जाता था कि अगर आपने घोड़े को रोक लिया है तो आपको उस राजा से युद्ध करना पड़ेगा जिसने अश्वमेध यज्ञ करा के घोड़ा छोड़ा है। अगर आपने युद्ध करा और आप युद्ध में हार गए तो आपका पूरा राज्य उस राजा के अधीन हो जाएगा। और अगर आपने अपने राज्य से जाने दिया तो आप क्या हो जाएंगे कि आप उस राजा के सामने इतने शक्तिशाली नहीं है जितना कि वो। तो इस तरह से अपने आप को प्रतिष्ठित दिखाने के लिए, अपने आप को शक्तिशाली दिखाने के लिए, धन धान और समृद्धिपूर्ण दिखाने के लिए इस तरह के जो कुछ आपके राजा थे वो आपका यज्ञ करवाया करते थे। मान लीजिए अगर आपका घोड़ा पकड़ लिया और घोड़ा पकड़ने के बाद अश्वमेध वाले राजा को हरा दिया, तो सारा राज्य किसका हो जाएगा? उस व्यक्ति का जिसने उसको हराया। अब देखिए भगवान श्री राम ने क्या किया था, अश्वमेध यज्ञ करवाया था। क्या करवाया था? अश्वमेध यज्ञ। और आप जानते हैं कि अश्वमेध यज्ञ जब उन्होंने आपका करवाया तो करवाने के पश्चात उनका घोड़ा स्वतंत्र विचरण कर रहा था और उसके साथ आपकी सेना उसके पीछे पीछे आपका जा रही थी। इसके तहत क्या होता है कि जब लव और कुश होते हैं वो उस घोड़े को पकड़ लेते हैं, क्लियर है, और उस घोड़े को पकड़ लेते तो आपकी क्या बोलती है सेना कि हे बालको, अब आपको क्या करना पड़ेगा, हमारे साथ युद्ध करना पड़ेगा। वो लोग युद्ध करते हैं, वो पराजित हो जाते हैं, फिर और सेना आती है, वो पराजित हो जाती है, फिर अंततः भगवान श्री राम आते हैं, क्लियर है। तो आप जानते हो ये उसी का मैं आपको समझा रहा हूं कि उसी प्रकार का यज्ञ है जैसा आपको रामायण में आपने देखा होगा। देखिए इन सभी आयोजन में राजा का मुख्य स्थान होता था, उसे सिंहासन या बाघ की खाल के एक विशेष आसन पर बैठाया जाता था। युद्ध क्षेत्र में राजा का सारथी उसे सहचर होता था। यज्ञ के अवसर में वह राजा की विजय तथा अन्य गुणगान करते थे। राजा के सगे संबंधी, खासकर उसकी रानी और पुत्रों को भी कई छोटे छोटे अनुष्ठान आपका करने होते थे। यानी कि जो आपका राजा है, जो उसकी रानी है और जो उसके पुत्र है, उनको क्या करने पड़ेंगे, कई छोटे छोटे जो अनुष्ठान है यानी कि जो आपकी पूजा पाठ है वो सब उनको करने पड़ते थे। अन्य सारे आमंत्रित आपके राजाओं का काम सिर्फ बैठकर यज्ञ की पूरी प्रक्रिया को आपका देखना भर था। यानी कि जो भी आमंत्रित जो आपके राजा है, उन राजाओं का काम क्या था कि आप यज्ञ में आइए, यज्ञ की पूरी प्रक्रिया को देखिए, बस। राजा के ऊपर पुरोहित पवित्र जल के छिड़काव के साथ साथ कई अनुष्ठान कराता था। विष यानी कि वैश्य जैसे सामान्य लोग उपहार लेके आते थे। जो आपके वैश्य थे वो लोग क्या लेके आते थे, उनके लिए आपका उपहार, आपके गिफ्ट लेके आते थे, जिन्हें पुरोहित शूद्र मानते थे। और कह रहे जो आपके पंडित है वो क्या मानते थे, पुरोहित यानी कि जो धार्मिक कांड करवाता है उसको क्या बोलते हैं, पुरोहित जी। वो क्या करवाते थे आपके बच्चों, उनका हम शूद्र बोलते हैं। इन्हें कई अनुष्ठानों में शामिल नहीं किया जाता। कह रहे कि बहुत से ऐसे अनुष्ठान आपके पूजा पाठ थे जहां आपके शूद्रों को यानी कि वैश्य को भी आपका शामिल नहीं कराया जाता था। क्लियर है, ये आपको ध्यान रखना है। इस यज्ञ में उपस्थित होने वालों की एक सूची बनाओ। पैसे के आधार पर वहां कौन कौन सा वर्ग शामिल था। कह रहे कि आपको क्या करनी है कि कौन कौन लोग वहां ऐसे यज्ञ में आ सकते थे, अब उनकी सूची बनाओ। वो उनका पैसा क्या था, यानी कि वो किस प्रकार के वर्ग के लोग आपके उसमें शामिल हुआ करते थे, या आपको हमको बोल रहा है कि हमको पढ़ना होना चाहिए कि आपको किस प्रकार की बात है। क्लियर है, ये आपको समझना थोड़ा सा। अब देखिए बच्चों, अब आपको ध्यान देना है। तो ये तो हमने पढ़ा टोटली अभी तक आपका अश्वमेध यज्ञ के बारे में, क्लियर है। और अगर मैं अश्वमेध यज्ञ से आगे की बात करूं तो आपका जनपद आता है, और जनपद वर्तमान में क्या होता है, जिला। जिले को जनपद बोलते हैं, लेकिन उस समय भी जनपद था, एक राज्य तो होता था, जनपद, विश्व, कुरु, ग्राम, इस प्रकार की चीजें होती थी। तो हम लोग जनपद को क्या पढ़ते हैं आपका बाद में पढ़ेंगे, लेकिन जनपद से पहले हम क्या करते हैं, थोड़ी वर्ण व्यवस्था पर अपनी चर्चा कर लेते हैं कि वर्ण किसे कहते हैं। और वर्ण का मतलब अक्षर मत समझ लेना बच्चों, क्लियर है। यहाँ वर्ण का मतलब 4 से है, क्लियर है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य, यानी कि 4 ऐसे समाज के वर्ग जिनको वर्ण कहा गया, क्लियर है।
अब देखेंगे कि वैदिक काल में वर्ण की व्यवस्था क्या थी और उसके बाद का समय जिसको हम लोग आम भाषा में क्या जो हमारा इतिहास है जिसको हम पढ़ते हैं उसको बोलते हैं उत्तर वैदिक काल। यानी कि वैदिक काल के बाद के समय का जो वैदिक जो समय था उसके बाद का जो समय है हम उसको बोलते हैं उत्तर वैदिक काल। तो उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें घटित हुई उनको हम पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले हम वर्ण व्यवस्था के बारे में अपने इस बॉक्स के माध्यम से एक अतिरिक्त जानकारी हम लोग पढ़ते हैं। तो सभी बच्चे अच्छे से देखेंगे। देखिए, इस समय उत्तर भारत में खासकर गंगा यमुना क्षेत्र, बात कर रहे हैं कि उत्तर भारत की, और उत्तर भारत का भी क्षेत्र बताया गंगा यमुना क्षेत्र, यानी कि जहां पर गंगा यमुना का जो फैलाव है उनका जो बीच का क्षेत्र है उस क्षेत्र की हम प्रॉपर बात कर रहे हैं। कई ग्रंथ रचे गए, कह रहे कि इनमें बहुत सारे ग्रंथों की रचना हुई। ऋग्वेद के बाद रचे होने के कारण ये उत्तर वैदिक ग्रंथ कहलाए। और कह रहे कि कुछ वेद ऐसे थे, कुछ वैसे ग्रंथ थे जिनकी रचना ऋग्वेद के बाद हुई, तो हमने उनको क्या कह दिया, हमने उनको बोल दिया कि ये उत्तर वैदिक ग्रंथ है। ठीक है, इनके अंतर्गत सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद तथा अन्य ग्रंथ शामिल हैं। कौन कौन से वेद आए आपके? सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ये सारे वेद क्या है इसमें शामिल है। पुरोहित द्वारा रचित इन ग्रंथों में विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान और उनके संपादन की विधियां बताई गई हैं। कह रहे कि जो आपके पुरोहित हैं वो उन्होंने क्या करा है कि ये जो से ग्रंथ है इन ग्रंथों में बहुत प्रकार के अनुष्ठान यानी कि आपके पूजा पद्धति की बात की गई है और संपादन की विधियां बताएगी कि आप उनको किस प्रकार कर सकते हो। इनमें सामाजिक नियमों के बारे में भी बताया गया, और क्या बताया गया कि जो सामाजिक नियम है उसके विषय में भी आपका बताया गया। उस समय समाज में कई समूह थे। अब कह रहे कि उस समय जो आपका समाज था उसमें कई समूह मतलब कई वर्ग थे, जिन्हें क्या बोलते थे हम लोग, आपका ध्यान दीजिए, पुरोहित, योद्धा, आपका कृषक, पशुपालक, व्यापारी, शिल्पकार, श्रमिक, मछली आपके पकड़ने वाले तथा जंगल में रहने वाले लोग भी शामिल थे। और क्या थे? तो कुछ लोग आपके जंगल में रह रहे हैं वो लोग भी आपका शामिल थे। जहां कुछ पुरोहित तथा योद्धा वैभवशाली थे, वहीं कुछ आपके कृषक और व्यापारी आपके धनवान थे। यानी कि कुछ एग्रीकल्चर के जो आपका काम कर रहे थे, कुछ किसान और व्यापारी कैसे थे? धनवान, यानी कि उनके पास पैसा अच्छा खासा था। दूसरी ओर पशुपालक, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले, शिकारी, भोजन संग्राहक, ये क्या थे आपके? ये सब लोग आपके निर्धन थे। निर्धन का मतलब है ये लोग आपका गरीब थे। अब देखिए, पुरोहितों ने लोगों को 4 वर्गों में विभाजित किया। समझिए, सबसे पहले जो आपके पुरोहित हैं उन्होंने क्या किया कि लोगों को 4 वर्ग में विभाजित किया। इन वर्गों को ही हम क्या बोलते हैं आपका, जिन्हें वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण। इनके अनुसार प्रत्येक वर्ण के अलग अलग कार्य निर्धारित करें, यानी कि जैसा वर्ण होगा उसके वैसे ही कैसे होंगे, अलग अलग क्या होंगे, काम होंगे। पहला वर्ण, यानी कि पहला वर्ण कौन था आपका? ब्राह्मण। अब देखिए काम क्या था इनका। अब बच्चों जो इनका काम था वो क्या था, जो आपके ब्राह्मण थे, वेदों का बच्चों अध्ययन करना, यज्ञ करना, ये क्या था उनका काम था। उन्हें क्या मिलते थे आपस, जब वो आपका वेदों का अध्ययन करते थे, अध्यापन करते थे, उनको उपहार मिलते थे। दूसरा स्थान शासकों का था। दूसरा इंपॉर्टेंट स्थान किसका था? शासकों का, जिन्हें हमने क्या कहा? क्षत्रिय। उनका काम युद्ध करने तथा लोगों की रक्षा करना। क्या था? युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना। और तीसरा था वैश्य। इनमें कृषक, व्यापारी और पशुपालक आते थे। क्षत्रिय और वैश्य दोनों ही यज्ञ करने का अधिकार था, ये दोनों यज्ञ प्राप्त कर सकते थे। वर्णों में अंतिम स्थान था आपका शूद्रों का। किनका? जो आपके शूद्रक थे। इनका काम अन्य 3 वर्ण की सेवा करना था। और ये लोग क्या करते थे कि आपको ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य की सेवा करना है। इन्हें कोई अनुष्ठान करने का अधिकार नहीं था। क्या नहीं था? ये कोई अनुष्ठान नहीं कर सकते। औरतों को भी शूद्र का के समान माना जाता था। जो महिलाएं हैं उनको कैसा मानते थे? शूद्रों के समान। तो बड़ी निम्न स्थिति थी। महिलाओं और शूद्रों को वेदों का अध्ययन करने का अधिकार नहीं था। क्या नहीं कर सकते थे वो? आपका वेदों का जो था वो अध्ययन आपका नहीं कर सकते थे। कौन नहीं कर सकते थे? आपका महिला और शूद्र। बच्चों, आज के लेक्चर के अंतर्गत जो है हमने 2 चीजों को जाना। सबसे पहले अश्वमेध यज्ञ के विषय में पढ़ा
कि अश्वमेध यज्ञ है क्या और क्या उसकी स्थिति है और किस प्रकार से जो है आपका अश्वमेध यज्ञ होता है। दूसरा हमने देखा था बच्चों आपका जो है वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत हम लोगों ने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र को पढ़ा। इनके क्या कार्य होते हैं और इनका डिवीजन आपका किसने किया और वर्ण को ही हम कैसे देखते हैं। क्लियर है? और सामाजिक आधार पर, काम के आधार पर इनको आपका किसने डिवाइड किया। क्लियर है बच्चों? आप क्या करें फिलहाल, अगर आपने जो पहले चैप्टर पढ़ा है उसका कोई डाउट है आप उसको तैयार करिए, बीच में संडे है आप उसको रिवीजन कर सकते हैं। दूसरा बच्चों आप क्या करें कि जो आज का चैप्टर है आप इसको रिवीजन करिए, और मान लीजिए आपका किसी प्रकार कोई डाउट है, कोई आपका कमेंट है, तो आप लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। मुझे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।